हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिवर्स वर्ल्ड। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 2 का, जो है कन्वेक्शन। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र का हम क्यों रिवीजन हम कर रहे हैं, तो जिसमें आज हम जो पहला वीडियो था कल का, वो थोड़ा थोड़ा लंबा बन गया था, अराउंड 20 मिनट का बन गया था। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था उसमें, इसलिए वो थोड़ा बड़ा हो गया था वो वीडियो। ठीक है, ओके। सो हम क्यों रिवीजन करेंगे, तो आप वीडियो तक पूरा बने रहें और पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होगी जो आपको नया देखने को मिलेगा। ओके, सो कन्वेक्शन क्या होता है? व्हेन द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम ए वन प्लेस टू अनदर बाय द फिजिकल मिक्सिंग, है ना, बाय द फिजिकल मिक्सिंग ऑफ द हॉट एंड कोल्ड पोर्शन ऑफ द फ्लूइड इन कन्वेक्शन मॉलिक्यूल आर द फ्री टू मूव एंड सर्कुलेट आफ्टर ईच कोलिजन। ठीक है, सो एंड ड्यूरिंग ईच कोलिजन इट में एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स डिफरेंट मॉलिक्यूल। आए समझ में? मतलब कि ये क्या होता है कि जो भी हॉट और कोल्ड पोर्शन होता है हमारा फ्लूइड का, उसमें क्या होता है, एनर्जी का ये ट्रांसफ़र करता है, उसके कारण ये कोलिजन होता है। ठीक है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स है, और उसके थ्रू ही ये हीट का ट्रांसफ़र करता है। और जब वो हीट का ट्रांसफ़र करते हैं तो डेंसिटी में उसका चेंजेस आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि बॉइलिंग ऑफ द वाटर जैसे, या फिर ब्लड सर्कुलेशन, है ना। तो ये सब चीज़ें इसका फोर्स, नेचुरल कन्वेक्शन होता है एक, और एक होता है फोर्स कन्वेक्शन, और एक नेचुरल कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन की अगर जो बात करें, तो व्हेन द मिक्सिंग अकर ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, है ना, सिंपली डेंसिटी डिफरेंस, आप नॉर्मल पानी गर्म कर रहे हो तो आपका एक वो नेचुरल कन्वेक्शन होगा। ठीक है, और अगर जो फोर्स कन्वेक्शन की बात करें, तो जब आप कोई मिक्सिंग का यूज़ करो, मतलब आप मैकेनिकल एजिटेटर यूज़ कर रहे हो या पंप यूज़ कर रहे हो, है ना। अब जैसे कि आपके पास केटल में चाय रखा हुआ है एक उसमें कप में, और आप उसको छोड़ दिए तो वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और एक आप काम कर रहे हो कि पंखा लिए और उसके सामने जल्दी जल्दी उसको हवा कर रहे हो और उसको ठंडा कर रहे हो, तो वो फोर्स कन्वेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो आपको याद है, या स्पून से हम घुमाते हैं ना जल्दी से सर्कुलेट करने के लिए। तो अब देखिए, जो कन्वेक्शन है वो कौन सी इक्वेशन के थ्रू दिया गया है, तो वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताया कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्यू जो है हमारा, मतलब स्मॉल क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो स्मॉल क्यू होता है हमारा, क्यू अपॉन में ए होता है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी टी के। तो यहाँ से आप, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्यू होता है वो एच ए डी टी होता है। मतलब एच जो है हमारा यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। सो इट मेजर्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो ये बॉडी, मतलब कोई भी टेम्परेचर, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसका इंटेंसिटी बताता है कि वो कितना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना अच्छा है उसका। ठीक है, ओके। सो अब हम यूनिट की बात करें, तो यूनिट आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी यूनिट जो होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन होगी। ठीक है, ओके। 1/h इज कोल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे 1/r वहाँ पे रेजिस्टेंस कहते थे ना, रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, सो पाई थ्योरम की बात करें, तो द नंबर ऑफ द डायमेंशनल लेस जो ग्रुप है उसके बारे में पाई थ्योरम हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितना है, तो नंबर ऑफ़ डायमेंशन कितने यूज़ होंगे, है ना। तो ये सब बताता है। तो फ्लो इन ए नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो इसका इक्वेशन थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका जो इक्वेशन होता है डी इजकल टू 4 × RH, और जो RH होता है वो हमारा हाइड्रोलिक रेशियो होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ लेते हैं कि हाइड्रोलिक रेशियो क्या होता है, तो रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेक्शन एरिया ऑफ द चैनल टू द वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल। ठीक है, चैनल है ये, किसी भी मतलब जगह का आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है टू द, जो जितना एरिया आपका गीला है, ठीक है, उसका रेशियो होता है हाइड्रोलिक रेशियो। ठीक है, ओके। इसका इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे कि डी 4 × π/4 × d² / तो ये कटेगा तो d/4 हो जाएगा। ओके, सो इंडिविजुअल एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करें अगर जो, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक मटेरियल है जिसका यहाँ पे ये हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है, बीच में मेटल है। तो फ्लूइड साइड में सर्कुलेट हो रहा है और बीच में एक मेटल है,
तो इसके बीच में टोटल कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल रेजिस्टिविटी कितनी होगी वो मैंने लिख लिया कि आर टी एच जो है टोटल, वो रेजिस्टिविटी हमारा 1/H1। देखिए ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है, तो यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे, तो हमने वो लगा दिया। यहाँ पे क्या है, मेटल है, तो हम फॉरियर्स लॉ इक्वेशन लगाए। यहाँ पे क्या है, फिर से फ्लूइड आ गया, तो फिर से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ए को बाहर कर लिया, फिर हीट हमारा इतना निकल गया, टेम्परेचर को भी टी की वैल्यू हमने, मतलब इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब आप पुट करोगे तो ये क्यू की अलग अलग वैल्यू आ गई अलग अलग के लिए। तो इक्वेशन 1 से आप देखिए कि T1 माइनस T2, अब यहाँ से नीचे लेकर के गया मैं, तो H अपॉन Q अपॉन में H इंटू में A आ गया। तो इसी तरीके सिमिलरली मैंने सबको लिख लिया। अब सभी को मैंने ऐड कर दिया सारे टेम्परेचर को, तो T1 से लेकर के T2 से लेकर T3 तक सारे टेम्परेचर कट हो जाएंगे, तो मतलब कि T1 माइनस में T4 बचेगा लास्ट में। ठीक है, तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है ना वो डेल्टा टी हम मान सकते हैं कि मतलब बाकी जी, मतलब T1 से लेकर T4 तक क्योंकि हमारा सिर्फ बचा है। तो और जितने भी ये हमारे वो है हीट ट्रांसफ़र एच की वैल्यू है, ये एच की जो वैल्यू आप देख रहे हो, ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक बड़ा एच हम यू मान के चलेंगे कि ये हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, और ए एरिया को भी बाहर निकाले, और टी तो मैंने बताया कि ओवरऑल हमारा मतलब 1 से लेकर के 4 तक जितना भी टेम्परेचर बीच में आ रहा है वो ओवरऑल में हमारा चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 1/U इंटू ए की वैल्यू अगर जो मैं निकालूँ तो 1/H1A1 प्लस में x अपॉन में K A प्लस में 1/H2 और A2। ठीक है, सो A1 की वैल्यू पाई डी एल में जैसे मैं पुट कर रहा हूँ, और A2 की वैल्यू पाई डी एल, मतलब आप ये समझिए 2πRH होता है ना कोई भी सिलेंडर के लिए, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक सर्कुलर सिलेंडर का टाइप ही है। ठीक है, तो उसमें अगर मैं वैल्यू इनको पुट करता हूँ तो हमें कुछ, देखिए अभी मैं एक आपको इसमें बता रहा हूँ कि जो ए जो है यहाँ पे ये आप पुट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर केस नहीं दिया है कि आप सिलेंडर के लिए निकाल के दिखाए या किसी के लिए। ठीक है, ओके, सो इसीलिए अभी मैं सिंपली ए को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ए कट आउट हो गया। तो जो हमारा फाइनल ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र आया 1/U इजकल टू 1/H1 प्लस में x अपॉन में K प्लस 1/H2। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र। अभी देखिए ये ना आइडियल केस है कि मतलब अगर जो किसी भी कोई भी हमारे पास फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ट्यूब के अंदर, तो उसका ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र ऐसा होगा। लेकिन ना इंडस्ट्री में इतना क्लीन फ्लूइड होता नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, थोड़ा डर्टी होता है, तो इतना वैल्यू तो वो नहीं देगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लीन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र, मतलब ना ये बिल्कुल साफ़ अगर जो आएगा तो 100%, तो ऐसी कुछ वैल्यू होगी। तो इसीलिए क्या होता है ना, जैसे कोई भी इक्विपमेंट होता है तो आफ्टर सम टाइम ना उसमें जो है डर्ट डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर स्केलिंग बन जाती है ना फ्लूइड के, फ्लूइड चलते रहने के कारण। तो कुछ टाइम बाद ना उसका हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट वो खोने लगता है, जिससे कि ना स्केलिंग वगैरह जो होती है तो वो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के लिए ना अच्छा नहीं होता, मतलब हीट ट्रांसफ़र के लिए अच्छा नहीं, तो उससे रिड्यूस होता है। क्योंकि आप देखो, एक तो आपके पास पूरा गर्म मान लो पतीला या कुछ भी ले लो, वेसल है, ठीक है, अब उसके ऊपर आपने अंदर से आपने एक कोटिंग कर दिया, तो अब उसमें उतना हीटिंग नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसने एक लेयर फॉर्म कर दिया। इस वजह से ना हम एक फॉलिंग फैक्टर RD यूज़ करते हैं जब भी हम इक्विपमेंट का डिज़ाइन करते हैं, तो एक हम फॉलिंग फैक्टर यूज़ करते हैं जिसको डर्ट फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसको जब भी हम किसी भी वेसल की डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम RD को ज़रूर ऐड करते हैं। ठीक है, वो हम लेके चलते कि इतना हमारा फॉलिंग फैक्टर इससे होगा। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की बात कर लेते हैं ये थोड़ा सा, कि अगर जो सीरीज़ में बात करेगा तो R इजकल टू R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू अगर जो पुट कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू K की निकल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर जो पैरेलल की बात करें हम, तो पैरेलल में तो आपको पता ही है 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस में 1/R2, और पता नहीं कितना, अगर जो बहुत सारे तो बहुत सारा लगा दीजिए, तो उसके बाद ना आपको K की वैल्यू जो आपको मिलेगा वो K1 प्लस में K2 निकलेगा। अभी थोड़ा सा हम फ्लो अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास ट्यूब है,
ठीक है। तो उसके अंदर से फ्लो की कैसे, या फिर कोई हीट एक्सचेंजर है तो उसमें फ्लूइड का कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। तो एक तो होता है पैरेलल फ्लो, मतलब दो फ्लूइड है, ठीक है, दो फ्लूइड है। जैसे हमारे पास एक ना, ये मान लीजिए ये ट्यूब है, ठीक है, और एक ये माना। तो यहाँ से मान लीजिए कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है, और हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड भी इधर से एंटर कर रहा है, तो इधर ही जा रहा है ये, ठीक है ना, ट्यूब के साइड में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल फ्लो। तो पैरेलल फ्लो के लिए जो हमारा डायग्राम होता है, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर वर्सेस उसका लेंथ का डायग्राम, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। मतलब टी हॉट फ्लूइड है, और ये कोल्ड होकर के टी इसमें T1 है, कुछ फ्लूइड है, और वो गर्म होकर के TC2 तक गया, और हॉट फ्लूइड है यहाँ पे TH1, और ये थोड़ा सा ठंडा होकर के TH2 तक आया। तो TH1 और TC1 इनको हम माइनस करेंगे तो डेल्टा T1 इधर के लिए निकलेगा, और TH2 और TC2 को माइनस करेंगे तो हमें डेल्टा 2 इधर के लिए निकलेगा। तो इसको अगर जो हम फिर हम LMTD के थ्रू हम LMTD फाइंड आउट कर सकते हैं। तो LMTD जो होता है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। कोई भी जो फ्लूइड होते हैं तो उसमें हम ये इक्वेशन के थ्रू ही हमें ये टेम्परेचर ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln इंटू में डेल्टा T1 अपॉन में डेल्टा T2। तो LMTD का भी इस केस में क्या होता है, LMTD कम होता है, ठीक है, पैरेलल फ्लो में। और कब यूज़ की जाती है, जब कोई लिमिट हो हमारे पास कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमें नहीं जाना है किसी भी फ्लूइड के लिए। अभी देखिए LMTD कम क्यों होता है। अभी आप ये सोचो ना, आपने एक साइड से तो गर्म पानी भेजा, और मतलब अभी देखो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारे पास ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, और इस वाले को ना हमें गर्म करना है, ठीक है। आपने क्या किया, इधर से आपने हॉट फ्लूइड डाला, और इधर से ये आपका कोल्ड फ्लूइड मान लीजिए आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइड में जाते 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 ना, एक साइड ऐसा होगा कि ये दोनों ठंडा हो जाएंगे, मतलब ये भी ठंडा हो जाएगा, गर्म वाला भी ठंडा हो जाएगा यहाँ पे, और ठंडा वाला थोड़ा सा गर्म होगा यहाँ पर आकर के। तो क्या होगा, मतलब लास्ट पोजीशन में ना आपका जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम बन पाएगा, क्योंकि आपने एक ही साइड से दोनों फ्लूइड जो है आपने सेम डायरेक्शन में आपने कर दिया, और जैसे जैसे उसने डिस्टेंस को ट्रेवल करते गया वो दोनों फ्लूइड जो है साथ ही एनर्जी को जो है लॉस कर दिया। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आप दो बंदे को एक ही डायरेक्शन में दौड़ा दो, तो दोनों एक ही साथ जो है अपने एनर्जी को लॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा, ठीक है। अच्छा, और लेकिन अभी अभी हम इसमें देखते हैं कि काउंटर में क्या होता है। तो काउंटर में क्या होता है ना, कि जो LMTD होता है ना वो कांस्टेंट होता है ओवर द लेंथ, ठीक है। तो जैसे आपने T1 यहाँ से भेजा, ठीक है, और उधर से हॉट फ्लूइड इधर से भेजा, मतलब आपने क्या किया, जो बेसिकली आपका जो फ्लूइड है उससे आपने एक साइड तो आप वो हॉट फ्लूइड भेज रहे हो, और एक साइड जो है कोल्ड फ्लूइड भेज रहे हो। तो वो इस तरीके से आया, और वो इस तरीके से, मतलब इधर से आकर के इधर निकला, और ये हॉट फ्लूइड जाके इधर से इधर इधर से निकल गया। तो अभी क्या हुआ ना, कि अब जब ये निकल रहा था, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड आया और इधर से हॉट बन के निकला, तो और ये कोल्ड फ्लूइड आया इधर से हॉट बन के निकला, तो इन दो सभी जगह ना इसमें अच्छी तरीके से हीट की ट्रांसफ़र हुआ है। क्योंकि अगर जो ये मान लीजिए कोल्ड पोर्शन है, तो यहाँ पानी मान लीजिए गर्म है, तो ये इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर पाया होगा। और यहाँ पर जो है पानी अगर जो ठंडा है और ये गर्म पानी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर पाया होगा। तो इस तरीके से ना, मतलब लेंथ पूरा आप जब कवर करोगे ना, तो आपको जो LMTD है टेम्परेचर का डिफरेंस आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए LMTD सेम मैंने जैसे बताया। क्रॉस के लिए क्या होता है, कि जैसे हॉट फ्लूइड ऊपर से आ रहा है और हॉट फ्लूइड नीचे से निकल गया, और उसी के क्रॉस में मतलब 90 एंगल पे दूसरा फ्लूइड हम भेज देते हैं, ठीक है। तो रेंज समझते हैं क्या होता है, कि जो रेंज जो होता है, मतलब आपका जो एक फ्लूइड मान लीजिए 10 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक जो गया है, तो उस टेम्परेचर के डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे TH1 से लेकर के TH2 तक गया, ठीक है। तो जैसे कि ये हॉट फ्लूइड है, तो इसका ये रेंज हो गया। और कोल्ड फ्लूइड का जैसे होगा कि यहाँ से मान लीजिए कि आपका 30 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक आया है,
तो वो आपका कोल्ड फ्लूइड का रेंज हो गया। अप्रोच की बात करें तो जो अप्रोच हुआ है मतलब कि आपने जिस साइड में, ठीक है, ये क्या होता है कि जिस साइड में, अभी देखो जैसे TH2 है और TC2 है, मतलब कि क्या है कि आपका जो कोल्ड फ्लूइड रिसीव हुआ और हॉट फ्लूइड जो आपने भेजा, उन दोनों के बीच का टेम्परेचर कितना था, तो उसको हम बोलते हैं अप्रोच। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो अभी देखिए हम फिल्म कोफिशिएंट इन पाइप लेमिनार फ्लो के लिए बात करेंगे, ठीक है ना, कि जो फिल्म कोफिशिएंट होता है कोई भी पाइप में वो कितना होगा। तो हीट ट्रांसफ़र टू द लेमिनार फ्लो व्हेन, कब होगा लेमिनार फ्लो, कब होता है, जब रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है 2100 से कम होता है। ठीक है, तो इसको कौन सी इक्वेशन से दिया जाता है, तो बताइए, आपको पता होगा सीडर-टेट इक्वेशन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो सीडर-टेट इक्वेशन क्या होता है कि नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 1.86 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रांडल्ट नंबर इंटू डी/एल टू द पावर 1/3 इंटू म्यू अपॉन में म्यू डब्ल्यू टू द पावर 0.14। ये तो मतलब रटे हुए होते हैं ये सब इक्वेशन, तो आप लोग मतलब डिप्लोमा वाले के लिए तो आपको तो पता ही होगा। ठीक है, जहाँ पे म्यू जो है विस्कोसिटी हो और ये म्यू डब्ल्यू जो है विस्कोसिटी है, लेकिन ये वॉल साइड जो है हमारा वॉल साइड पे है। ठीक है, इसलिए डब्ल्यू लिखा है मैंने। और रेनॉल्ड्स नंबर प्रांडल नंबर सबको पता है, डी जो हमारा डायमीटर है, एल जो है हमारा लेंथ है। ठीक है, और फिल्म कोफिशिएंट अगर जो टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, जब रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है 2100 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। वैसे क्या होता है ना कि मतलब 4100 से ज़्यादा होता है तब माना जाता है, क्योंकि 2100 से 4100 के बीच में शायद वो ट्रांजिशन रीजन आ जाता है, मतलब ना वो ऐसा स्टेज में होता है जहाँ पे वो फ्लूइड जो है चेंज होता है ना, अपने उस स्टेज में। ओके, सो अभी देखिए उसको हम किससे बताते हैं। टर्बुलेंट फ्लो की बात आ जाए तो आपको बताना है कि डिटस वोल्टेज इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो कि नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8 इंटू प्रांडल्ट नंबर टू द पावर n, और n जो होता है 0.3 कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, और एक n जो होता है वो 0.4 वो हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, सो टर्बुलेंट फ्लो गैस की बात करें तो नसल्ट नंबर जो होता है ये तो हमारा लिक्विड के लिए हो गया है ना। अब गैस की बात करें तो 0.023 रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8 होता है। विल्सन प्लॉट की अब हम बात करते हैं कि विल्सन प्लॉट क्या होता है। तो विल्सन प्लॉट जो होता है, दिस प्लॉट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फिल्म हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो हम इससे किसी का भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/u इजकल टू 1/hi+c। तो जैसे टर्बुलेंट फ्लो के लिए इसका इक्वेशन जो होता है वो नसल्ट नंबर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो आपकी वैल्यू hi इजकल टू a इंटू में u टू द पावर 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ, ये वाली। और इसी तरीके से आप यहाँ से ये निकाल सकते हो 1/u इजकल टू 1 में a इंटू यू टू द पावर 0.8+c। अब इसको आप एक जो लाइन की इक्वेशन होती है y इजकल टू mx+c में आप पुट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। तो विल्सन प्लॉट का ग्राफ पूछ लेता है कभी कभी, तो सिंपल है, कुछ नहीं होता, 1/u और u टू द पावर 1/0.8 होता है। ठीक है, एनर्जी बैलेंस बात करते हैं, पहले हम हीट एक्सचेंजर की बात करेंगे। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर जैसे हमारे पास यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, आउट हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है। इधर से यहाँ पे मैंने, मुझे लगता है यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे आउट होगा। ठीक है, आउट, ये करेक्ट कर लेना। तो अभी देखिए, अभी हम इसमें कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे एम सी जो है हमारा मास फ्लो रेट है कोल्ड फ्लूइड का, एम एच जो है मास फ्लो रेट है हॉट फ्लूइड का, एम एच सी वन जो है इंथैल्पी हमारा कोल्ड फ्लूइड का जो एंटर कर रहा है, और एच सी टू जो है हमारा कोल्ड फ्लूइड जो लीव कर रहा है। तो उसी तरीके सिमिलरली एच वन जो है हॉट फ्लूइड है, और एच टू जो है हमारा कोल्ड फ्लूइड है। तो स्टेडी स्टेट होगा तो आपको पता है कि जो क्यू है वो जितना निकलेगा वो उतना बाहर निकलेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि क्यू एच हॉट फ्लूइड जो हमारा है वो धीरे धीरे टेम्परेचर लॉस कर रहा है, इसीलिए माइनस आ जाता है। तो आप इक्वेशन आप पुट करोगे तो ये आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप ये इक्वेशन इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अभी हम बात करें सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र की, तो इफ़ कांस्टेंट
हीट कैपेसिटी आर एज्यूम, अगर जो हम कांस्टेंट हीट कैपेसिटी मान के चले तो हमारा जो सेंसिबल में क्या होता है ना कि आपका हीट कांस्टेंट आता है, मतलब सीपी की वैल्यू आपको पुट करनी होती है और कुछ नहीं। तो सीपी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। लेटेंट हीट की अगर जो बात करें और आपसे पूछ ले कि आप बताइए एनर्जी बैलेंस क्या होगा, तो लेटेंट में आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वेपर आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस लेमडा डाल दिया और सेम इक्वेशन रहेगा, ठीक है। यूनिट भी लिखा है मैंने किलो जूल पर केजी, ठीक है। अभी ये एलएमटीडी का जो डेफिनेशन, वो डायग्राम, वो कैसे कि ड्राइव किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये सबको पता होता है, तो ये आप लोग देख लेना। पूल बॉइलिंग कर्व, ठीक है। पूल बॉइलिंग कर्व की बात करें कि पूल बॉइलिंग कर्व होता क्या है, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इस पे ना हम कल बात करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है पूल बॉइलिंग के बाद ये शायद चैप्टर हमारा, हाँ खत्म। चलिए मैं करा ही देते हैं ना, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए पूल बॉइलिंग क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पूल बॉइलिंग क्या होता है। व्हेन हीट इज एडेड टू ए लिक्विड फ्रॉम ए सबमर्ज सॉलिड हीटेड सरफेस देन बॉइलिंग प्रोसेस इज टर्म एज पूल बॉइलिंग। अब देखिए, अभी मान लीजिए कि आप पानी के अंदर कोई भी ना रोड आप डाल दीजिए, अब उसके बाद आप हीट कीजिए, तो क्या होगा ना, वो रोड क्या होगा, गर्म कर रहा है, तो रोड के ऊपर ना छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे, इसको हम पूल बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी हम डिटेल में इस डायग्राम को पढ़ेंगे। सब सब कूल बॉइलिंग क्या होता है, इफ़ द लिक्विड टेम्परेचर इज लेस देन द सेचुरेटेड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एट विच लिक्विड विल टर्न इनटू वेपर, ठीक है ना। वेपर फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर से कम रहेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा सब कूल बॉइलिंग है, ठीक है। अभी देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। अभी देखिए ए बी जो होता है वो हमारा नेचुरल कन्वेक्शन होता है, आप धीरे धीरे पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है। फिर बी से लेकर के सी तक आपका न्यूक्लिएट बॉइलिंग होता है। फिर सी से लेकर के डी तक आपका ट्रांजिशन बॉइलिंग होता है। और डी से लेकर के ई तक आपका जो है फिल्म बॉइलिंग होता है। अब देखिए इसको समझते हैं कि जो नेचुरल बॉइलिंग होता है वो क्या होता है कि इस रीजन में सिंपली फ्लूइड को हीट किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है, इस रीजन द रीजन स्टेट स्टार्ट दी बबल फॉर्मेशन, मतलब आप देखोगे ना, आप रोड में जब आप घर में पानी गर्म करोगे तो उस रोड पे आप ठीक से देखोगे तो एक छोटे छोटे ना बबल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और वो क्या करेगा ना, फिर ऊपर वो बबल जाएगा, फिर कोलैप्स हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होते रहेगा। सम स्पेस विल क्रिएटेड एट द पॉइंट फ्लक्स। अभी देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको कि देखिए ये हीटिंग रोड है हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ये देखिए छोटे छोटे बबल फॉर्म हो रहे हैं, तो इस बबल फॉर्म के बीच में ना ये तो हमारा सरफेस है, ये वाटर होगा और बीच में ना खाली जगह छूट जाता है और उस खाली जगह में कुछ भी नहीं रहता है। वो खाली जगह में सिर्फ हीटेड होता है, तो वो ना पिटिंग का काम करता है, मतलब वहाँ पे ना वो होता है, क्या कहते हैं, टूटता है वो चीज़, तो कोरोजन हो जाता है। कोरोजन मतलब आप कह सकते हैं पिटिंग, मतलब होल्स हो जाते हैं उस जगह पे, ठीक है ना, वो ख़राब कर देता है मटेरियल को। ट्रांजिशन रीजन देखते हैं जो कि हमारा बी से लेकर के सी तक था। तो देखिए अब इस रीजन में क्या होता है ना, जब आप गर्म करोगे तो आपके ना पूरे इस लाइन में देखिए बबल्स बन जाएंगे, तो आपको कितने सारे गैप हो जाएंगे। दिस रीजन इज अमाउंट फॉर द वेरियस बबल वेपर बबल इज वेरी हाई। इफ़ द बबल आर वेरी हाई देन द हीट ट्रांसफ़र विल रिड्यूस, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और इट इज़ नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हीटिंग मीडियम, सो एस टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे हमारा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज फिल्म आर नॉट फॉर्म स्टार्ट एट दिस डी इज़ कॉल्ड लेडेंस फॉल। तो ये जो हमारा स्टेज होता है जहाँ पे डी है, इसको हम लेडेंस फोर्ड पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर मतलब कि ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर आपका जो है फिल्म, मतलब फिल्म जो हीट ट्रांसफ़र है वो बहुत ही मैक्सिमम रहेगा। इसके बाद ये एक फाइनल स्टेज होता है कि यहीं तक आपका जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम रहेगा। अभी इसके बाद आता है फिल्म बॉइलिंग। अब क्या होगा ना, ये जो बबल है वो धीरे धीरे पूरा एक लेयर बना लेंगे। आप इस डायग्राम में देखिए
इस डायग्राम में देखिए ये नीचे का एक पूरा लेयर बना दिया। अब इस लेयर में क्या होगा, ये पूरी लेयर कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा ना वो रेडिएशन के थ्रू होगा, क्योंकि आप अब लिक्विड आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हीट ट्रांसफ़र जो होगा बहुत ही कम हो जाता है ना। देखिए दिस रीज़न फिल्म विल कम्प्लीटली फॉर्म एंड कन्वेक्शन विल नोट, मतलब कन्वेक्शन होता है, यहाँ से रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो द फ्लक्स, हीट फ्लक्स इन द न्यूक्लियेट बॉइलिंग रीजन, एक क्वेश्चन पूछा गया था बार्क में, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का पावर 0.3 होता है, अगर जो न्यूक्लियेट बॉइलिंग का आपका पूछा जाए तो ये आपका पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से न्यूक्लियेट बॉइलिंग क्या होता है, सब कूल बॉइलिंग क्या होता है। एक बार हम क्विक रिवीजन इसमें करते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टेज आपका नॉर्मल बॉइलिंग होता है, ठीक है। यहाँ से न्यूक्लियेट बॉइलिंग होता है, फिर यहाँ से ट्रांजिशन होता है, ये लेडेंस पोर्ट है, यहाँ पे मतलब आपका कन्वेक्शन सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको कन्वेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब को जवाब देने की, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो रेडिएशन के ऊपर होगा। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और पुरानी जो चीज़ें थी जो कॉलेज में पढ़े थे वो बिल्कुल अब रिफ़्रेश हो गई होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।